दोनों को, जैसे ऐसे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इस फॉर्म में, ओके, इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। दूसरा मेथड हमारा होता है क्या, अलजेब्रिक मेथड। क्या कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन हो सकती है भैया, एक बार जब एक सॉल्यूशन मिलेगा, मिल तो रहा है बट एक मिल रहा है, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया यहीं से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये इसका केस है, ये इसका केस है, और जब दो सॉल्यूशंस होंगी तब क्या होगा, दो सरवाइव वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर को विद इन 30 मिनट्स पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जीरो से लेके हीरो लेवल तक, ओके, विद इन 30 मिनट्स। अगर आपको रिवीजन की नीड है इस चैप्टर के, और अगर आपको एक वन शॉट एक्सप्लेनेशन चाहिए सारी चीजों को समझने का, देन दिस लेक्चर विल बी द बेस्ट लेक्चर। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ओके। सो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, जिसका आपने एक्सप्लेनेशन क्लास 9th का ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। बट सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स होता क्या है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स को डिटेल में एकदम एग्जैक्ट वे में बेसिक से समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से। तो मैं आपको समझाता हूं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1 हो, टू वेरिएबल्स हो, ध्यान रखना x और y, w, z, इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं ना, ये टू वेरिएबल्स हो, ओके। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, एनी इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान रखिएगा, एनी इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो उसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया, जहां पर a b एंड c ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्या रियल नंबर, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है a b c वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट एक चीज नेसेसरी होती है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, देन ये जो इक्वेशंस होगी ये रियल नंबर नहीं हो सकती है, देन ये जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं हो सकती। उसका कारण ये छोटा सा कि भाई अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब भाई a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0, तभी तो 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे, तभी तो कितना आएगा, 0 आएगा ना, तभी तो आएगा 0। बट अगर ये a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, देन इतना पूरा 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, केवल c बचेगा। और भाई c इक्वल टू 0 ये कैसे हो सकता है, तो इसलिए एक कंडीशन होती है कि भाई a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, बाकी a b c एक रियल नंबर होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस रूट 2, ओके, इक्वल टू 0। भाई देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ध्यान रखना, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्योंकि भाई देखिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू माइनस रूट 2, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये सारे ही तो रियल नंबर का पार्ट रहते हैं ना, रेशनल नंबर रियल नंबर पार्ट होते हैं, मतलब भाई a b c रियल नंबर हैं, ओके। बाकी भाई दो वेरिएबल भी हैं, एक y है एक x है, तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप हो सकता है कह दें भाई कांस्टेंट तो है, मतलब c की वैल्यू है, a b है, b कहाँ गया भाई, b की वैल्यू तो 0 होगी, तभी तो भाई मतलब दो वेरिएबल्स होंगे ना, एक x एंड एक y होगा। तो भाई अगर y यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y की जो साथ बैठा रहता है by, ओके, y के साथ जो बैठा रहता है, यहाँ पर आप देखिए ax प्लस by, यहाँ पर देखिए कि ax प्लस by, अगर ये में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, तभी तो भाई ये पूरा टर्म 0 हो गया है। तो भाई b की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना, a की वैल्यू तो अभी भी है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इनको प्लस करने पे 0 नहीं है, बाकी हो सकता है 2x प्लस 3 ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होएगा, क्योंकि भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0, जहाँ पर b क्या है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है ना, 0 एक होल नंबर है, मतलब रियल नंबर है, ओके। इसी प्रकार से एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल 3y आप ले लीजिए, ओके, 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, बाकी अपने वेरिएबल्स हैं, भैया कांस्टेंट की वैल्यू सीधी बात है 0 है, c की जगह क्या है 0 और 0 एक रियल नंबर होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स क्या होता है। नाउ दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के मेन हेडलाइन की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। इतना समझ में आ गया ना, अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। देखिए कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर का मतलब होता है दो, कोई भी दो इक्वेशंस जो किस फॉर्म में हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई भी दो इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, a pair of linear equations which is written in the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0,
इनको हम बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? जहां पर अगेन वही वाली कंडीशंस होती है भाई A1 ओके B1 एंड C1 एंड A2 B2 एंड C2, इनकी जो वैल्यू होती है वो एक रियल नंबर होती है। क्या होती है? एक रियल नंबर होती है। बट क्या होता है? बट क्या होता है? A1 स्क्वायर, इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A और B, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस मस्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है, होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल की, ये रिक्वायरमेंट है, ओके, नेसेसरी है। इसी प्रकार A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ओके डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट्स है, ओके। यहाँ पर इन दोनों में से किसी में भी अगर ये चीज हो रही है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल नहीं है, ओके। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वैसे जनरली ये बताया नहीं जाता, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है तो रख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ओके। क्या जाता है, याद रख लीजिए, ओके, नॉलेज ही तो बढ़ेगी। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज हम पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशंस। एक चीज और इंपॉर्टेंट है भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स को एक और नाम से हम पुकारते हैं, इसका क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इन दोनों को, जैसे ऐसे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इस फॉर्म में, ओके, इनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। सेम चीज होती है, नाम है, पर्यायवाची शब्द है, ओके। बात करते हैं सॉल्यूशंस की। नाउ दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली वो होता है, सॉल्यूशन में आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ। देखिए डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, सुनाता हूँ, ओके, टाइम हो जाएगा उससे। देखिए सॉल्यूशन का मतलब होता है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है, दो इक्वेशंस दी है ना, दो लीनियर इक्वेशंस, ऐसी x और y की वैल्यू ऐसी, फॉर एग्जाम्पल A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ओके, B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप फोकस करिए कि जो वेरिएबल है वो x है, इसमें भी वेरिएबल y है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, मतलब ये चीज और ये चीज सेम है। ध्यान रखना, ये चीज और ये चीज सेम है। अंतर किस बात का है? फिर ये दोनों लीनियर इक्वेशन में अंतर किस बात का? भैया यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, दूसरे नंबर है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है, दूसरे नंबर है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, दूसरे नंबर है, बट वेरिएबल तो सेम है। जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू x की यहाँ पर होगी, जो वैल्यू y की यहाँ पर होगी वही वैल्यू y पर यहाँ पर होगी। क्योंकि भाई अगर ऐसा ना होता तो इसको हम x1 से रिप्रेजेंट करते, इसको x2 से रिप्रेजेंट करते, जैसे यहाँ पर किया A1 A2, समझ रहे हैं आप? तो ऐसी x और y की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसी x और y की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब RHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS ले आए। समझ में आ गया? ऐसी x और y की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम बोल देंगे सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं लिख ही देता हूं, द वैल्यू ऑफ x एंड y which the value of x and y which satisfied both equations, both pair of linear equations, both pair of linear equations in two variables, ओके। समझ में आ गया आपको? अब भैया इसको फाइंड, सॉल्यूशंस को फाइंड करने, x और y की वैल्यू होती है ना सॉल्यूशंस, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो भैया उसको फाइंड कैसे करेंगे? मेथड्स टू फाइंडिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? मेथड्स टू फाइंडिंग। तो भैया दो मेथड्स होते हैं इनको फाइंड करने के लिए। सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बना के x और y ये इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बना के हम फाइंड करेंगे, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड हमारा होता है क्या? अलजेब्रिक मेथड। क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड, ओके। इन दो मेथड्स को हम समझते हैं। तो नाउ हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले दो वर्डिंग समझ लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको इग्नोर ना करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड आता है कंसिस्टेंट। क्या था? कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट कहीं भी आए इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के चैप्टर से रिलेटेड, तो उसका सीधा सा मतलब होता है भैया, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है ना, ये जो इक्वेशंस होती है, इनके मतलब इनके पास सॉल्यूशन है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस having solution। अगर वहीं पर लिखा है इनकंसिस्टेंट, क्या लिखा है? इनकंसिस्टेंट, ओके, इनकंसिस्टेंट ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन। मतलब भैया देखिए दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो भैया जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार हमें x और y की वो वैल्यू मिले जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। हो सकता है कभी कभी ना ही मिले, ऐसी कोई वैल्यू ना मिले x और y की जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो अगर नहीं मिलेगी तो उसको हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट, सिचुएशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और जब मिलेगी तो हम उन सिचुएशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट जब मिल सकती है तो y कितनी मिल सकती है? या तो x और y की
केवल एक एक वैल्यू मिल सकती है। कितनी? एक एक वैल्यू मिल सकती है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, या तो फिर टोटल बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल सकती हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। दो कंडीशन हो सकती हैं। इनकंसिस्टेंट में तो एक ही कंडीशन हो सकती है भैया, जब सॉल्यूशन ना मिले तो उस सिचुएशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बट कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन हो सकती हैं भैया, एक बार जब एक सॉल्यूशन मिलेगा, मिल तो रहा है बट एक मिल रहा है, इसके बाद जब इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे अनगिनत, तो वो भी एक कंडीशन होती है। वहां पर भी तो मिल रहे हैं ना सॉल्यूशंस, यहाँ पर इनफाइनाइट मिल रहा है, यहाँ पर एक मिल रहा है, तो मिल रहा है ना, इसलिए इस सिचुएशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट। यहाँ पर नहीं मिल रहा है इसलिए हम बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए छोटी सी बात और समझ लीजिए, छोटी सी बात है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया यहीं से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए सबसे पहले कंसिस्टेंट की मैंने बताई थी। कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन होती है, एक बार जब वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन, दूसरी जो कंडीशन होती है भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट का मतलब मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, दो कंडीशंस होंगे भाई। कंसिस्टेंट का मतलब वो सिचुएशन जहां पर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जिनमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक में जी एक ही सॉल्यूशन मिले, यहाँ पर भी मिल रहा है, और एक में बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है। दूसरी कंडीशन होती है क्या, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलते ही नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलते ही नहीं है, नो सॉल्यूशंस। ओके, नो सॉल्यूशंस। तो हमारा फंडा क्या बताने का, हमें इक्वेशंस को देख के कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन दी है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो दी हैं। अब इन दोनों को मैं देख के कैसे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, या फिर इनकंसिस्टेंट में ये वाली सिचुएशन है, ये देख के कैसे पता चलेगा। तो भैया इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, जब एक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या होगी भैया, a1 अपॉन जो a2 होगा वो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। समझ में आ गए, a1 अपॉन a2 होगा वो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, मतलब a1 ये और a2 ये, इस x का जो कोफिशिएंट होगा और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा उसका जो रेशियो होगा वो इसके y के कोफिशिएंट और यहाँ पर y के कोफिशिएंट, इन दोनों रेशियो का इक्वल नहीं होगा। a1 a2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ में आ गया। और ये जो मतलब जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तब क्या कंडीशन होगी भैया, सब चीजें इक्वल होंगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरीके से होगा। समझ में आ गया। अगली जो कंडीशन होगी जब इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट में क्या, नो सॉल्यूशन भैया, सॉल्यूशन ही नहीं, तब क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब आपको अगर दो इक्वेशंस दी, अगर आपको ये पता करना है कि ये नो सॉल्यूशन में है कि मेनी सॉल्यूशंस में या वन सॉल्यूशन में है, तो उनके रेशियोज को फाइंड करिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर ये चीज मिल रही है आपको देन वो नो सॉल्यूशन का होगा, अगर ये चीज मिल रही है आपको देन वो मेनी सॉल्यूशन का होगा, अगर ये चीज मिल रही है देन वो वन सॉल्यूशन का होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ग्राफिकल मेथड, फॉर एग्जांपल इस तरीके से दिया है, ठीक है, दो पेयर, एक इसकी लाइन होगी, ठीक है, एक इसकी लाइन होगी, अगर कुछ इस तरीके से दी है तो जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं, अगर वो एक ही चीज है, मतलब अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो एक पॉइंट पर कट करेंगी, देन वो सॉल्यूशन होगा, देन वो वन सॉल्यूशन वाला होगा। समझ रहे हैं। अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, देन वो जो केस होगा वो कंसिस्टेंट में होगा और वन सॉल्यूशन में होगा। अगर इस तरीके से किसी भी ग्राफ में चीजें पैरेलल दी गई, मतलब एक बार ये और दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी तरीके से जा रहा है, तो वो मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगी। समझ में आ गई, ये इसका केस है। ओके, ये इसका केस है, ये इसका केस है। और जब नो सॉल्यूशंस होंगी तब क्या होगा, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। समझ गए, पैरेलल होंगी, कभी मीट ही नहीं करेंगी तो कभी सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। तो ये इसका केस हो गया। ग्राफ से किस तरीके से फाइंड करना है, इक्वेशंस दी हैं उससे किस तरीके से पता करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगली चीज की हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड से किस तरीके से सॉल्यूशंस निकालने हैं दो इक्वेशंस के, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स होते हैं जिन तरीके से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। और मैं आपको बता दूं कि जो एलिमिनेशन होता है यही बेस्ट मेथड होता है और सबसे सिंपल मेथड होता है और सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड होता है, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके इस समय सिलेबस में नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं, इससे आपको मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की और एलिमिनेशन मेथड की, किस तरीके से इनसे हम किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ओके, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ठीक है, एग्जांपल क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। दूसरा एग्जांपल है 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक चीज पर फोकस करिए कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशंस निकालने, मतलब x और y की वो वैल्यू निकालनी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। किस तरीके से निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले इसको इस यहाँ से हम x या y की इस इक्वेशन से x माइनस वन प्लस x माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो, इस इक्वेशन को लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे? x को एक साइड कर लेंगे, y को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं कर लेता हूँ x को इस साइड कर लेता हूँ, x इक्वल वन माइनस वाई। ये आ गया, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? वन माइनस वाई। अब x की वैल्यू की जगह हम इस इक्वेशन में x की जगह वन माइनस वाई लिख सकते हैं कि भाई x जो इक्वल है वो वन माइनस वाई के इक्वल है। तो पुट इक्वेशन वन, उसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ गया? x की जगह y माइनस वन लिख सकते हैं ना, तो टू ऑफ वन माइनस वाई, ओके, माइनस वाई, सॉरी टू ऑफ वन माइनस वाई माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या आया? टू माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या आया? टू माइनस फाइव वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या आया? फाइव माइनस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। क्या आया? y इक्वल माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव, मतलब माइनस माइनस करके y इक्वल फोर अपॉन फाइव। इसी तरीके से इस y की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? ये है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे या फिर इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू। देन यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल वन माइनस वाई। y की वैल्यू क्या है? फोर अपॉन फाइव। x इक्वल क्या आ जाएगा? फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव, x इक्वल टू आ गया वन अपॉन फाइव, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड होगी, y की वैल्यू फाइंड होगी। यही वो वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगी। तो हेंस x एंड y इज द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज द x एंड y इज द सॉल्यूशन ऑफ x, y ब्रैकेट में, मतलब यही जो कोऑर्डिनेट है यही इज द सॉल्यूशन ऑफ these इक्वेशंस, ओके। इसी इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब क्या आएगा? x माइनस वन प्लस x माइनस वाई प्लस वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें कोएफिशिएंट x और y के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। x या y, या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करिए या तो y का कोएफिशिएंट इक्वल करिए, दो में से एक कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर x कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। तो यहाँ पर 2x लाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए कोएफिशिएंट हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो। सब में मल्टीप्लाई कर दिया ना पूरे में। यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस वाई था, बट अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 आई आ गया। यहाँ पर प्लस 1 था, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 आ गया, इक्वल टू जीरो, ठीक है। वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2, तो वहाँ पर तो जीरो ही आएगा। तो देखिए, ये हमें इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो भैया x गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस थर्ड, क्या बचेगा? 2x माइनस थ्री वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो। और क्या था? 2x ये वाली। और अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे और अपना आंसर निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। उम्मीद करता हूँ सारे चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, ओके। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।